हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 नवंबर। तो चलिए आज के एक नए करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ पहले जानकारी दे दूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह हमारी जो करंट अफेयर की कक्षा है, यह 15 से 20 मिनट की कक्षा होती है, जिसमें हम संपूर्ण भारत के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होते हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। और इसके साथ ही साथ हम स्टैटिक जीके का भी वो पोर्शन इसी करंट अफेयर के साथ डिस्कस करते हैं। तो आप लोग यहाँ हमारी जो कक्षा है या हमारी क्लास है करंट अफेयर की, आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, चाहे आपका वो पुलिस का हो, दरोगा एसआई का हो, या फिर यूपी पुलिस का हो, या फिर हाल अभी जो नई भर्ती आई है होमगार्ड की, उसमें भी अब चूँकि देखें हैं कल से उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना शुरू हो गया है, उसमें भी एग्ज़ाम होगा जिसमें उसका सिलेबस भी जारी कर दिया गया। उसमें 100 नंबर स्टैटिक जीके से संबंधित और यूपी जीके से संबंधित पूछे जाएंगे। उसके लिए भी आप यह कक्षा पढ़ सकते हैं, आपको उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा सभी दोस्तों में अपने इसको शेयर ज़रूर करें, और हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, 32वें उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर बी अमित शाह, ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी निर्मला सीतारमण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमित शाह। तो 32वें उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने की। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे। अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 32वें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में 32वें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1956 में 5 परिषद की स्थापना की गई थी, जिसमें एक उत्तर क्षेत्रीय परिषद है जिसका मुख्यालय हमारे नई दिल्ली में, और इसमें निम्न राज्य शामिल हैं जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और जम्मू कश्मीर सहित लद्दाख और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। तो आइए इसका कुछ हम इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी, जिसमें टोटल 5 क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। और छठी परिषद जो है उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना 1971 में की गई। इसका मुख्यालय शिलांग मेघालय में है। और जो 5 निम्न परिषद हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। उत्तरी परिषद, इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। मध्य परिषद, इसका मुख्यालय हमारे प्रयागराज इलाहाबाद में है। पूर्वी परिषद है जो, इसका मुख्यालय हमारा कोलकाता में है। पश्चिमी परिषद जो है इसका मुंबई में है, तथा दक्षिणी परिषद का जो मुख्यालय है हमारे चेन्नई में है। तो इन परिषदों का जो अध्यक्षता करता है वो हमारा गृह मंत्री करता है। इसकी भी हम लोग जानकारी रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि 32वें उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने की? हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। चलिए हम चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज का अगला क्वेश्चन है कि एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किस देश ने हासिल किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेंगे हम। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी भारत, ऑप्शन नंबर डी साउथ कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत। तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हमारे भारत ने हासिल किया है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ेंगे अगले स्लाइड पे। तो ढाका में आयोजित 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड 10 पदक, जिसमें 6 स्वर्ण, 3 रजत, 1 कांस्य जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। यह एशियाई तीरंदाजी की शक्ति संतुलन में एक बड़ा बदलाव है,
जी हाँ, ढाका में हमारी तीरंदाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई जो कि 24वीं थी और इसमें भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण 3 रजत 1 कांस्य शामिल है। फिर 2 दशकों से एशिया में रिकर्व इवेंट पर दक्षिण कोरिया का दबदबा था, लेकिन इस वर्ष भारत ने विशेष रूप से पुरुष टीम रिकर्व में कोरिया की 12 साल पुरानी विजय श्रृंखला तोड़ दी। यह एशियाई तीरंदाजी में भारत के भारतीय सुपर पावर बढ़ने का संकेत है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि एशियाई तीरंदाजी में इस बार हर बार साउथ कोरिया का दबदबा रहता था, लेकिन इस बार रिकर्व रिकर्व इवेंट में दक्षिण कोरिया का दबदबा रहता था, लेकिन इस बार भारत ने इसे तोड़ते हुए इस वर्चस्व को तोड़ते हुए इस पर अपना कब्जा जमाया और भारत की पुरुष रिकर्व टीम ने कोरिया को 12 साल पुरानी विजय श्रृंखला तोड़ दी। आइए हम लोग जान लेते हैं कि किस व्यक्तिगत स्वर्ण में। तो यहाँ अंकिता भागवत को महिला रिकर्व में स्वर्ण पदक मिला। फिर धीरज बामदेवारा को रिकर्व श्रेणी में स्वर्ण पदक मिला। फिर टीम स्वर्ण की बात करें तो महिला रिकर्व टीम ने स्वर्ण पदक जीता। यहाँ पे महिला कंपाउंड टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। कंपाउंड मिक्स टीम ने भी स्वर्ण पदक जीता। रजत पदक पुरुष कंपाउंड टीम ने जीता। और हमारी जो संगीता है महिला रिकर्व में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इस तरह भारत ने कुल टोटल 10 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण थे और 6 स्वर्ण 3 रजत तथा 1 कांस्य पदक शामिल था। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं आज के हमारे तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन जो कि हमारे युद्धाभ्यास से संबंधित है और इस समय युद्धाभ्यास बहुत हो रहे हैं। कल भी हमने एक युद्धाभ्यास देखा था, आज भी हम एक युद्धाभ्यास के बारे में जानेंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, अजय वारियर 25 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच हुआ। ऑप्शन है इसके भारत और ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी भारत रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर डी भारत श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर होगा भारत और ब्रिटेन। जी हाँ, अजय वारियर 25 युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के साथ किया जा रहा है। आइए इसकी व्याख्या हम लोग पढ़ लेते हैं अगली स्लाइड पे। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास अजय वारियर 25 17 नवंबर 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में फॉरेन ट्रेनिंग नोड में औपचारिक रूप से शुरू हुआ है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया कि अजय वारियर युद्धाभ्यास जो है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है और यह 2011 से हर 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है और इस बार इसका यह 8वां संस्करण है। यह युद्धाभ्यास 17 से 30 नवंबर 2025 तक होगा और इन दोनों देशों के लगभग 240 सैन्यकर्मी इसमें भाग ले रहे हैं और भारतीय दल का प्रतिनिधित्व सिख रेजिमेंट, ये हम लोग याद रखेंगे कि भारतीय दल की तरफ से सिख रेजिमेंट इसमें प्रतिनिधित्व कर रही है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य अर्धशहरी क्षेत्र में आतंकवाद रोधी अभियानों पर फोकस करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि भारत और ब्रिटेन ने अजय वारियर युद्धाभ्यास शुरू किया है जो कि 17 से 30 नवंबर तक चलेगा और यहाँ राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हो रहा है। यह इसका 8वां संस्करण है और यह 2011 से हर 2 वर्ष पर आयोजित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। अब चलेंगे आज के अगले क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन से संबंधित है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है ये। किस पूर्व पीएम को मौत की सज़ा दी गई है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। शहबाज शरीफ, केपी शर्मा ओली, ऑप्शन नंबर सी हरणी जयसूर्या, ऑप्शन नंबर डी शेख हसीना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शेख हसीना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में कुछ दिनों पहले जो एक बवाल हुआ था वहाँ के युवाओं के द्वारा, उसी को लेकर शेख हसीना को देश भी छोड़ना पड़ा था अचानक और बाद में अंतरिम सरकार जो बनी उसके अध्यक्ष मोहम्मद यूनुस खान बने। तो आइए इसके बारे में हम कुछ व्याख्या जान लेते हैं कि इसे कैसे उनको मौत की सज़ा सुनाई गई। तो देखते हैं यहाँ पर अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता बेदखल करने के बाद जब अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ने उनके अत्याचारों की समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का पुनर्गठन किया था, तभी साफ हो गया था इसका परिणाम क्या होगा। सोमवार को वही हुआ। न्यायाधिकरण ने पूर्व पीएम शेख हसीना को और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल को मानवता के विरुद्ध दोषी ठहराते हुए मौत की सज़ा सुनाई। उन पर भीड़ उकसाने, 14,000 छात्रों को मारे जाने का आरोप है तथा अपराधों को रोकने में विफल
रहे, इसका भी आरोप उन पर लगाया गया है। सजा के कुछ देर बाद बांग्लादेश सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि वह हसीना को सौंप दे। इस समय हसीना भारत में शरण ली हैं, वहाँ भारत में रह रही, तो बांग्लादेश सरकार ने भारतीय विदेश मंत्रालय से आग्रह किया है कि वह शेख हसीना को उन्हें सौंप दे। तो जैसा कि हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वहाँ के अंतरिम अध्यक्ष जो है मोहम्मद यूनुस जी हैं वर्तमान में। तो यहाँ पर वहाँ के जो मोहम्मद यूनुस अंतरिम अध्यक्ष थे, उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण का गठन किया था, जिसमें सुनवाई के बाद यह फैसला लिया गया और शेख हसीना को मौत की सज़ा सुनाई गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसे डिस्कस किया। अब हम लोग चलेंगे आज के ऑनलाइनर में देखेंगे कि आज ऑनलाइनर में हमारे लगभग 6 सवाल हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइनर के रूप में। तो पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में कार्लोस अल्कराज को हराकर ATP फाइनल टूर्नामेंट किसने जीत लिया? तो ये हमारे जैनिक सिनर ने जीत लिया और यह इनको हराकर नंबर 1 खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर में बेरोजगारी दर कितनी रही है? तो यह 5.2% थी, जो कि स्थिर रही है। फिर अगला देखेंगे, हाल ही में किसने फ्रांस के सिवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारे थोटा थरानी को सम्मानित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय मिर्गी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसे हम नेशनल एपिलेप्सी डे कहते हैं। यह हमारे 17 नवंबर को मनाया जाता है। 10वें आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यह हमारे मुंबई में किया जाएगा। फिर रॉलन उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारे हिमाचल प्रदेश में हर साल इसे रॉलन उत्सव मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने वन लाइनर के रूप में कुछ फैक्ट्स है जिनको क्लियर कर लिया। अब चलेंगे आज के दिन के विशेष में, और आज के दिन के विशेष में देखेंगे कि आज का दिन किसके लिए विशेष है। तो आज हम बटुकेश्वर दत्त के बारे में जानेंगे। बटुकेश्वर दत्त का जन्म आज के ही दिन 1910 में बंगाल के वर्धमान जिले में हुआ था। भगत सिंह से प्रेरित होकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए। ब्रिटिश सरकार के दमनकारी विधेयकों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में इंकलाब जिंदाबाद नारे के साथ 2 हस्तनिर्मित बम फेंके। जो उन्होंने बम फेंके थे वह इनके ही द्वारा बनाए गए थे, और फिर बम फेंकने के बाद ये गिरफ्तार हुए। फिर जेल में कैदियों के बेहतर जीवन स्तर की मांग को लेकर भगत सिंह के साथ 114 दिनों तक अनशन 14 दिनों तक लंबी भूख हड़ताल में भाग लिया। तो इस तरह हमारे बटुकेश्वर दत्त जी थे जिन्होंने हमारे कैदियों के बेहतर जीवन स्तर की मांग को लेकर भगत सिंह के साथ 114 दिनों तक लंबी भूख हड़ताल में भाग लिया था, और इन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में इंकलाब जिंदाबाद नारे के साथ बम भी फोड़े थे। तो बटुकेश्वर दत्त का योगदान हमारी भारतीय आज़ादी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है, और यह हमारी भगत सिंह के अनुयायी रहे हैं, और इनका भी योगदान बहुत ही अहम रहा है हमारी स्वतंत्रता में। तो इस तरह हम लोगों ने आज का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, और आज के सवालों में हम लोगों ने 4 सवाल तथा कुछ ऑनलाइनर के और एक आज के दिन विशेष के रूप में शामिल किया। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर भी करें, ताकि लोगों तक सही जानकारी और अच्छा वीडियो पहुंच सके। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।